हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्थापत्य कला, भारत की स्थापत्य कला या आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से संबंधित 3 नंबर के क्वेश्चंस तो जरूर ही पूछे जाते हैं सीटेट में या स्टेट में, मैंने देखा है। और विगत वर्षों के कई प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने के बाद मैंने इस चीज को देखा है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों को टॉपिक वाइज बनाया है, चैनल पर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय स्थापत्य कला का सबसे प्राचीन प्रमाण किस सभ्यता से मिलता है? ए वैदिक सभ्यता, बी हड़प्पा सभ्यता, सी मौर्य काल, डी गुप्त काल। भारतीय स्थापत्य कला का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है और इस सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, उन्नत जल और जल निकासी की व्यवस्था थी। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग भवन निर्माण की तकनीक को अच्छे से जानते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ए कच्ची ईंटों के घर, बी अनियमित सड़कें, सी सुनियोजित नगर व्यवस्था, डी केवल धार्मिक इमारतें। हड़प्पा नगर पूरी तरह योजनाबद्ध थे, जिसे नगर नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और घरों के साथ नालियां जुड़ी हुई होती थी। यह दर्शाता है कि स्थापत्य केवल भवन नहीं बल्कि पूरे नगर की योजना थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन को विश्लेषण करने का प्रयास इसलिए कर रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ या इसके इस तरह का कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसमें कोई परेशानी ना हो, आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर लें। मोहनजोदड़ो की ग्रेट बाथ का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य से था? ए मनोरंजन, बी धार्मिक स्नान, सी युद्ध अभ्यास, डी अनाज भंडारण। तो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। इतिहासकारों के अनुसार इसका उपयोग धार्मिक या सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था और इससे यह भी पता चलता है कि उस समय धार्मिक जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व था। मौर्य काल के अशोक स्तंभ मुख्यतः किस पत्थर से बनाए गए थे? ए संगमरमर, बी लाल बलुआ पत्थर, सी ग्रेनाइट, डी चूना पत्थर। तो अशोक स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए थे और इन स्तंभों की सतह बहुत चिकनी और चमकदार होती थी, जो मौर्य स्थापत्य की विशेषता थी। यह पत्थर दूर दराज के क्षेत्रों से लाया जाता था, जिससे संगठित प्रशासन का पता चलता है। अशोक स्तंभों पर की गई चमकदार पॉलिश को क्या कहा जाता है? ए गुप्त पॉलिश, बी मौर्य पॉलिश, सी शुंग पॉलिश और डी राजकीय पॉलिश। मौर्य काल में पत्थरों पर विशेष प्रकार की चमकदार पॉलिश की जाती थी। यह पॉलिश इतनी चिकनी होती थी कि पत्थर धातु जैसा चमकने लगता था, इसीलिए इसको मौर्य पॉलिश कहा जाता था और जो बाद के काल में कम देखने को मिलता है। सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्तूप है। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रचार और स्मृति स्थलों के रूप में बनाए जाते थे। स्तूपों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए निवास स्थान, बी समाधि स्थल, सी शिक्षा के केंद्र, डी व्यापार स्थल। तो फ्रेंड्स, स्तूपों का निर्माण बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था और इनसे पूजा और स्मृति के केंद्र के रूप में भी देखा जाता था। इससे बौद्ध स्थापत्य और धार्मिक परंपरा की जानकारी मिलती है। गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ए किलों के कारण, बी गुफाओं के कारण, सी मंदिर निर्माण के कारण, डी मकबरों के कारण। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में पत्थर के सुंदर, संतुलित और कलात्मक मंदिर बनाए गए। इसी कारण गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ये किस काल का उदाहरण है? तो ये बना था दशावतार का मंदिर गुप्त काल में, गुप्त काल का प्रसिद्ध उदाहरण है।
यह प्रारंभिक मंदिर स्थापत्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों से संबंधित है ये मंदिर। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? ए जैन, बी हिंदू, सी बौद्ध, डी इस्लाम। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में बुद्ध भगवान के जीवन से जुड़ी हुई कथाओं को चित्रों के रूप में उकेरा गया है और ये गुफाएं भारतीय चित्रकला और स्थापत्य दोनों का उत्कृष्ट उदाहरण है। एलोरा की गुफाओं में कौन कौन से धर्मों की गुफाएं मिलती हैं? एलोरा की गुफाएं धार्मिक सहिष्णुता का उत्तम उदाहरण है। यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में विभिन्न धर्मों को समान सम्मान दिया जाता था। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शासक के समय में बनवाया गया था? ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी कृष्ण प्रथम, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के समय बनवाया गया था और यह मंदिर एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। इसे भारतीय शैलकृत्य रॉक कट आर्किटेक्चर का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। नागर शैली के मंदिरों की मुख्य पहचान क्या है? ए ऊंचा शिखर, बी बड़ा गुंबद, सी चौड़ा गोपुरम, डी मेहराब। नागर शैली के मंदिरों में ऊंचा और घुमावदार शिखर होता है। यह शैली मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुई और इस शैली के मंदिरों में गर्भगृह और शिखर प्रमुख भाग होते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है? ए शिखर, बी मंडप, सी गोपुरम, डी गर्भगृह। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित हुई और इस शैली में मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा बनाया जाता है जिसे गोपुरम कहा जाता है और गोपुरम पर सुंदर मूर्तिकला भी देखने को मिलती है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? ए पल्लव, बी राष्ट्रकूट, सी चोल, डी विजयनगर। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर तंजावुर में स्थित है और यह द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर विशाल शिखर और पत्थर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी के स्मारक किस साम्राज्य में स्थित है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी विजयनगर, डी मुगल। हम्पी जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यहाँ पर मंदिर, मंडप और बाजारों के अवशेष मिलते हैं। हम्पी का स्थापत्य उस समय की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? ए शिखर, बी गोपुरम, सी गुंबद और मेहराब, डी लकड़ी की इमारतें। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में गुंबद और मेहराब का प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है और यह शैली भारतीय और इस्लामी कला का मिश्रण है। मुगल काल में यह शैली अपने चरम पर पहुंची। कुतुब मीनार कुतुब मीनार किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ए बौद्ध, बी हिंदू, सी इंडो इस्लामिक, डी यूरोपीय। कुतुब मीनार जो है इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें इस्लामी स्थापत्य की ऊंचाई और भारतीय शिल्प कला का समन्वय दिखाई देता है और ये कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी फतेहपुर सीकरी। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह भारत का पहला भव्य मुगल मकबरा माना जाता है। बाद में ताजमहल की स्थापत्य इसी से प्रेरित माना जाता है। चार बाग शैली का मुख्य संबंध किससे है? ए मंदिर, बी स्तूप, सी बगीचा स्थापत्य, डी गुफा। चार बाग शैली में बगीचे को चार बराबर भागों में बांटा गया है और यह जो शैली है फारसी प्रभाव से आई थी। ताजमहल इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। जो शहर है ये अकबर द्वारा बसाया गया था।
यह नगर मुगल स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यहाँ पर हिंदू और इस्लामी दोनों ही स्थापत्य तत्व दिखाई देते हैं। ताजमहल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। प्रेम की स्मृति के रूप में ये माना जाता है और यह मुगल स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। ताजमहल के निर्माण में किस पत्थर का उपयोग किया गया है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई प्रश्न पत्रों में मैंने देखा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से हुआ है और इस संगमरमर पर की गई नक्काशी अत्यंत ही सुंदर है। यह पत्थर ताजमहल को विशेष चमक और भव्यता देता है। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, बीजापुर, हैदराबाद। तो गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है और ये बीजापुर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में। यह विशाल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मंदिर का सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है? तो किसी भी मंदिर में जो गर्भगृह होता है, जहां पर मुख्य मूर्ति स्थापित होती है, यह मंदिर का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। सभी पूजा अर्चना इसी स्थान पर केंद्रित होती है। शिल्प शास्त्र का संबंध किससे है? युद्ध नीति, स्थापत्य नियम, कृषि तकनीक, व्यापार मार्ग। शिल्प शास्त्र में भवन, मंदिर, मूर्ति निर्माण के नियम बताए गए हैं और यह प्राचीन स्थापत्य का मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। स्थापत्य कला की समझ के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ए गुंबद, बी मेहराब, सी मीनार, डी शिखर। तो ये जो शिखर है फ्रेंड्स, ये हिंदू मंदिरों की विशेषता है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य में गुंबद, मेहराब और मीनार मिलते हैं। इस प्रश्न से आपको दो शैलियों में अंतर दिखाई दे गया। मेहराब किसमें होते हैं और शिखर किसमें होते हैं? विजयनगर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, विजयनगर स्थापत्य में ऊंचे और भव्य गोपुरम बनाए गए थे, विशाल विशाल गोपुरम, और मंदिरों में सुंदर नक्काशी और स्तंभ भी देखने को मिलते हैं। यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य का उत्कृष्टता को दर्शाता है। भारतीय स्थापत्य कला के अध्ययन से क्या जानकारी मिलती है? ए केवल युद्ध, बी केवल शासन, सी समाज, धर्म और संस्कृति, डी केवल अर्थव्यवस्था। स्थापत्य कला इमारतों के माध्यम से उस समय के जीवन को दिखाती है। इससे समाज, धर्म, कला और संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसी कारण इतिहास में इसका विशेष महत्व है। स्थापत्य कला इतिहास के किस पक्ष को दर्शाती है? ए साहित्यिक संस्कृति, बी मौखिक परंपरा, सी भौतिक संस्कृति, डी राजनीतिक विचार। इमारतें, मंदिर और स्मारक जो है भौतिक संस्कृति के उदाहरण होते हैं। ये हमें उस समय की तकनीक और कला कौशल के बारे में बताते हैं। इसीलिए स्थापत्य कला को भौतिक संस्कृति का भाग माना जाता है। फ्रेंड्स, हमारे ये 30 क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें और इसी तरह के आप और भी वीडियोज अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट को चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।